दोस्तों, आप सभी का एमपीडिया यूट्यूब चैनल में मैं कामता प्रसाद गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इसका सीरीज में पढ़ रहे हैं हिंदी के बारे में, और हिंदी के सीरीज के अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पहली क्लास में हिंदी व्याकरण के बारे में जाना था। व्याकरण में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। इसकी अगली क्लास में हमने जाना है कि लिपि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं। तदुपरांत हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, वर्णमाला पर डिस्कशन करते हुए हम लोग स्वरों का अध्ययन कर लिया था। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वर के बारे में जाना था, अब आज की क्लास है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्यंजन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? व्यंजन वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की हेडिंग डालते हैं व्यंजन। दोस्तों, आपको विगत क्लासों में से जिस भी टॉपिक्स पर कोई समस्या आ रही हो, प्रॉब्लम्स आ रही हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उनका आंसर आपको अगली क्लास में प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम चालू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है व्यंजन। क्या है दोस्तों? आज की क्लास का टॉपिक है व्यंजन। जैसा कि हमने विगत क्लास में अध्ययन किया था कि व्यंजन क्या होते हैं, तो आज संक्षिप्त में हम देख लेते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? तो व्यंजन स्वरों से क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं एवं बोले जाते हैं। व्यंजन में दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम व्यंजन वर्णों को लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क ख ग, ये सभी हम व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों को हम दो प्रकार से लिखते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए कितने प्रकार से लिखते हैं, दो प्रकार से लिखते हैं। कुछ जब हम एक कैसे लिख सकते हैं, स्वर रहित, ठीक, और दूसरा किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों? दूसरा लिखते हैं स्वर सहित। दो तरीके से हम व्यंजन वर्णों को लिख सकते हैं। पहला लिखते हैं स्वर रहित और दूसरा लिखते हैं स्वर सहित। स्वर रहित मतलब होता है दोस्तों कि स्वर के बिना लिखना, स्वर के बिना लिखना, स्वर के बिना लिखना। और स्वर सहित का मतलब होता है स्वर के साथ लिखना। अब ये कैसे संभव है दोस्तों? जब हम स्वर के बिना लिखेंगे तो इसका मतलब है कि जो वर्ण है, वर्ण में क्या लगा हो? वर्ण में हलंत लगा होगा। क्या लगा होगा? हलंत लगा होगा। कैसा? जैसे हमने का लिखा दोस्तों, इसमें यदि हमने हलंत लगा दिया तो ये आपका कहलाएगा स्वर रहित। इसको एक और शब्द कह सकते हैं, इसके लिए हम लोग हमेशा से उपयोग करते आते हैं, जिसे हम कहते हैं आधे वर्ण। स्वर रहित जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम आधे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर रहित व्यंजन को आधे वर्ण कहते हैं, और जो स्वर सहित होते हैं उन्हें हम पूरा वर्ण कहते हैं। इनमें हलंत नहीं लगाया जाता, इन्हें पूरा, जैसे का लिख दिया हमने, खा लिख दिया, गा लिख दिया, ये आपके हो गए स्वर सहित वर्ण। और इस रूप में लिखा, हलंत के साथ लिखा, तो हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो हम इसे कहेंगे क्या? स्वर रहित वर्ण कहते हैं। आपको लिखने का तरीका समझ में आ गया। स्वर व्यंजन वर्णों को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं स्वर के बिना और दूसरा लिख सकते हैं स्वर के साथ। जब भी हम स्वर के बिना लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? हलंत लगाकर लिखेंगे, और जब स्वर के साथ लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे और उसमें हलंत हम नहीं लगाते। ठीक, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन के, चलिए अब इसे हम क्लीन कर देते हैं। अगला अपना हो जाएगा अब क्या? व्यंजन वर्णों से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और विशेषता क्या होती है? तीन विशेषताएं हैं जो हमने वहां लिखी थी, उसको रिपीट कर रहे हैं। पहली विशेषता यह है कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरी विशेषता यह है दोस्तों कि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में वायु कैसे बाधा के साथ मुख से बाहर निकलती। तो ये तो हो गया आपके सिंपल वनडे एग्जाम के हिसाब से। जब आप रिटन एग्जाम करेंगे तो आप क्या परिभाषा लिखेंगे कि वे वर्ण, क्या लिखेंगे? वे वर्ण से आप परिभाषा चालू करेंगे और लिखेंगे वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं एवं जिनके उच्चारण में वायु मुख से बाधा के साथ सबाध रूप से
बाहर निकलती। आप तो बाधा के साथ लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, सबाध रूप से। तो ये आपकी हो जाएगी क्या, रिटन एग्जाम के लिए जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देंगे उसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन की परिभाषा। जब भी आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दें तो परिभाषा लिखने के बाद ये जरूर लिखेंगे, जैसे क ख 1-2 वर्णों का उल्लेख आप हमेशा कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद चलिए हम देखते हैं इनके प्रकार, व्यंजन वर्णों के प्रकार। जैसे हम लोगों ने स्वर के प्रकार देखे थे वैसे ही अब हम आपकी क्लास में देखते हैं क्या, व्यंजन वर्णों के प्रकार। तो दोस्तों जब आप प्रकार की बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसके प्रकारों का जब अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा स्पर्शी व्यंजन। क्या आ जाता है आपका, स्पर्शी व्यंजन आ जाता है। जैसा कि नाम लिखा हुआ स्पर्शी व्यंजन, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगा, उसका अध्ययन हम आगे देखते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है दोस्तों वो होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा आपका प्रकार होता है ऊष्मीय व्यंजन, और चौथा प्रकार आपका होता है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए आप याद कैसे कर रखेंगे, जैसे हमने कहा स्पर्शी व्यंजन, क्या लिखा दोस्तों हमने, स्पर्शी व्यंजन लिखा है, तो यहां से क्या निकल कर आया, देखिए एस, क्या निकल कर आया, एस निकल कर आया। अंतस्थ की जब बात करते हैं तो क्या निकल कर आया, ए फॉर अंतस्थ। ऊष्मीय नाम लिखा तो ऊष्मीय से क्या निकल कर आया, यो निकल कर आया, और संयुक्त से क्या निकल कर आया, एस। तो आप व्यंजन के प्रकार आपको याद रखने, तो अब याद रख लीजिए साउस, क्या याद रख लेंगे, साउस याद रख लेंगे तो आपके क्रम से व्यंजन हो जाएंगे। जैसे स्पर्शी व्यंजन, ये कहां से कहां तक होते हैं, तो अब हम लिख रहे हैं, देखिए ये कहां से होते हैं दोस्तों, ये का से चालू होते हैं। कहां से चालू होते हैं, का से चालू होते हैं, और कहां तक चलते हैं, मां तक होते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे कितने होते हैं। तो जब कहां से चालू है, का से लेकर मां तक चालू है। और ये क्रम याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि हम क्रम याद रख लेंगे ये साउस का, तो पूरे के पूरे हमें कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो जब मां तक हो गए, अब देखिए यहां पर हमने कितने प्रकार लिखे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो स्पर्शी व्यंजन के बाद जितने भी प्रकार लिखे हैं सबके अंतर्गत कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, 4 प्रकार के। क्योंकि यहाँ 4 प्रकार हमने लिखे हैं तो प्रत्येक के कितने प्रकार करेंगे हम, 4 प्रकार। मां के बाद क्या क्या आता है, या, रा, ला और वा। तो वैसे ही लिख लीजिए, या, रा, ला और वा। जब हमने लिखा तो कौन कौन से हो गए, आपसे सीधे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है अथवा कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, या, रा, ला और वा। आप आसानी से याद रख सकते हैं, यार का लव, क्या हो गया, या, रा, ला और वा हो गए। इसके बाद जैसे वा के बाद कौन कौन से आते हैं आपको पता होगा, वा के बाद जैसे हम पढ़ते आएंगे तो क्या आते हैं, तीनों सा आते हैं और हा। तो उसी क्रम से हम यहां पर लिख दिया, मेंशन कर देते हैं। जैसे देखिए सा, सा, सा और हा, ये आपके 4 हो गए। तो अब आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा ऊष्मीय व्यंजन है अथवा कौन सा ऊष्मीय व्यंजन नहीं है। अब यहां पर कौन कौन से हैं, सा, एक तो शक्कर वाला सा है, फिर षटकोण वाला सा है, तीसरा सरौते वाला, चौथा है। यहां पर एक बात और आप गौर कीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये जो तीनों सा लिखे हैं दोस्तों इनका क्रम क्या है, क्या पूछ लिया जाता है, ये जो तीनों सा लिखे हमने इनका क्रम क्या है, इनका क्रम बताइए। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कुछ भी कार्य होता है, कोई भी कार्य होता है तो किससे होता है, मीठा से होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सा से शक्कर वाला। प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ हम मिठास के साथ करते हैं। तो मिठास किसमें होगी, शक्कर में होगी कि नहीं होगी, तो शक्कर वाला सा आपका पहले आता है, शक्कर वाला सा पहले आता है। और जो बीच से फटा वो बीच में ही आएगा, जिसका पेट बीच से फटा हुआ, देखिए फटा हुआ है ना बीच से ये, तो ये हमेशा कहां पर आएगा, बीच पर ही आएगा। और जो बचा वो कहां आएगा, अब वो बचा हुआ सा आपका आखिरी में आता है। ठीक, इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या आते हैं दोस्तों, संयुक्त। जैसा हमने कहा अंतस्थ 4 होते हैं, उसमें 4 होते हैं, तो ये भी 4 प्रकार के ही होते हैं। अब कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप क्रम से लिख लीजिए। पहला आप लिखिए छा छत्री, फिर त्रा त्रिशूल, ज्या, और आखिरी होता है श्री, श्रीमान श्रीमती जी वाला श्रा। तो ये आपके हो गए व्यंजन का सामान्य रूप से क्या हो गया, वितरण हो गया, प्रकार हो गए, भेद हो गए। पहला हमने कहा स्पर्शी व्यंजन। अब यहीं पर हम लिख ले रहे हैं स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती,
इनकी दोस्तों संख्या लिख, तो इसकी संख्या आप देखेंगे तो पाएंगे 25। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। फिर अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। जब आप अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपके व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। फिर हम बात करते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन के अंतर्गत कितनी हो जाती है? इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। अब दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, तो हमने लिखा था व्यंजन जो है का से लेकर हा तक होते हैं। और यहीं पर हम लोगों ने एक बात और डिस्कस करी थी कि व्यंजन वर्णों को हमारे जो पाणिनि महोदय थे, कौन? पाणिनि, जिनके नाम से आपको पता होगा मध्य प्रदेश में पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। और कहां पर? वो उज्जैन जिले में। तो पाणिनि ने व्यंजन को एक नाम दिया था, वो नाम क्या था दोस्तों? वो नाम था हल। क्या नाम दिया था? हल नाम दिया था। मतलब कहां से था? का से लेकर हा तक के वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते थे। तो का से हा तक में देखा जाए तो यहां तक आप काउंट करेंगे शायद 33 हो जाएंगे। 25 + 4 + 4 इज इक्वल टू कितना हुआ? 25, 4 29 और 4 33। इस प्रकार यहां तक के वर्णों को ही पाणिनि ने क्या कहा था दोस्तों? व्यंजन वर्ण कहा था। क्लियर? अब चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं स्पर्शी व्यंजन के बारे में। का से मा तक तो हमने लिख दिया है, अब कौन कौन से हैं ये हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे देखने के लिए चलिए अब हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हेडिंग लिखा स्पर्शी व्यंजन। जब हम स्पर्शी व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों, तो एक बात याद रखिएगा, जो जिह्वा होती है हमारी, जो जीभ होती है, मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। क्या करती है? मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। अर्थात जो वायु होती है दोस्तों, मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती। अब यहां पर देखिए मुख में कौन कौन से भाग होते होंगे? कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका कंठ, और क्या होता है? तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो वायु जो है तो मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। अब जब भी आप बोलेंगे, कभी आपको रिटर्न में करना, तो क्या बोल देंगे? वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते। अब ये कौन कौन से हैं? इनकी संख्या तो हमने 25 लिख ली। अब यहां पर गौर से ध्यान दीजिएगा, यदि आपको यह समझ में आ गया तो समझिएगा संधि आसान हो जाएगी कुछ। तो हमने लिखना चालू किया ये 25 कौन कौन से। तो पहला लिखा हमने दोस्तों का, देखते जाइएगा मानक वर्ण भी ऐसे। खा हमेशा जब भी लिखे तो हम लोग ऐसे जल्दबाजी में खा बना देते, ये कि क्या? ये पूरा गलत होता है। तो जब भी आप खा लिखेंगे तो ये जो रा बना रहे हैं, रा की पूंछ आगे ले जाएंगे और इसके साथ जोड़कर लिखेंगे, तभी वो आपका खा कहलाएगा। नहीं अदरवाइज क्या कहलाता है? आप खुद पढ़िए, ये कहलाता है रव। इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब खा के बाद लिखेंगे क्या? गा, गा, घा, और ये होगा आपका अंगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, मालवा के और निमाड़ में जो बच्चे होते हैं ये अंगा पर बहुत गलतियां करते हैं। ये क्या करते हैं? कुछ भी हो जाए सबके साथ यहां लगाने की इच्छा रखते हैं। तो ये इन सबका अंतर, इसमें भी अंतर होता है दोस्तों, इसमें भी अंतर होता है, और इसमें इन तीनों में अंतर होते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। जब डमरू लिखेंगे तब आप इसका प्रयोग करेंगे, जब लड़ाई लिखेंगे तब आप इसका प्रयोग करेंगे, और यह हमेशा कहां? जैसे अलंकार लिखेंगे तब यह प्रयोग होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इन तीनों में जो ये बिंदु लगाते हैं इनका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलिए अब हम लोगों ने पहला लिख लिया, फिर दूसरा लिखिए। चा, छ, ज, झ, इया।
इस शब्द को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानक वर्ड है नहीं, और उसमें भा ऐसे बनाया हुआ था, ये किया था ये और फिर ये बनाया था। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम भा भालू लिखते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की पूंछ नहीं आती है कि आप लोग उसमें भी पूंछ बना दिए, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए तो अब हम आते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब ये हमने स्पर्शी व्यंजन लिखे, अब आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5। चूंकि हम जब काउंट करते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं इसका आकार कैसा है, इसका आकार आप पाएंगे कि 5 बाई 5, 5 गुणे 5 का, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर। जब 5 बाई 5 का है दोस्तों कोई भी आकृति यदि 5 बाई 5 जिसके लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसलिए स्पर्शीय व्यंजन को हम एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं, इसका एक अन्य नाम और निकल कर आता है, वो निकल कर आता है वर्गीय व्यंजन। क्या निकल कर आता है, वर्गीय व्यंजन। क्यों निकल कर आया, क्योंकि इसमें 5 रो और 5 कॉलम है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप यहां ध्यान दीजिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। और आप सबको पता है किसी भी क्लास की पहचान उस क्लास के मॉनिटर से होती है, उस क्लास के टॉपर से होती है, उस क्लास के फर्स्ट बेंच में बैठने वाले से होती है। तो जैसे हमने ये पंक्ति देखी, पूरी लाइनों को देखा, जब पहले पंक्ति देखी हमने, ये पूरी क्या है, क ख ग घ अंग, तो पहला कौन सा, का। तो इस पूरी क्लास को हम किस नाम से जानेंगे, का वर्ग के नाम से। इस पूरे क्लास को हम क्या नाम दे देंगे दोस्तों, इस पूरे क्लास को हम नाम दे देंगे का वर्ग। इसी प्रकार ये दूसरी क्लास है अपनी, तो दूसरी क्लास को हम क्या नाम दे देंगे, दूसरे का जो पहला, मतलब प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण से क्या किया जाता है, माना जाता है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा जाता है, और जो नाम होता है वह उस पूरी की पूरी लाइन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हमने चा वर्ग बोला है दोस्तों तो इसका मतलब क्या हो गया, च छ ज झ या ये सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके बाद जैसे तीसरा है, तीसरा क्या नाम देंगे हम, टा वर्ग, और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए, ट ठ ड ढ अण सभी आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने नाम दिया ता वर्ग। जब ता वर्ग नाम देते हैं तो इसके अंतर्गत ता था दा त थ द ध और ना सभी आ जाते हैं। और आखिरी वाले का नाम क्या हो जाएगा आपका, पा वर्ग। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब इसमें का त जितने भी लिखा हमने, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इन पूरे की पूरी लाइनों की पहचान किससे हो रही, क च ट ता और पा से हो रही। इसी कारण से दोस्तों क च ट त पा इनको हम उदित वर्ण कहते हैं, उदित वर्ण। और संस्कृत में इन्हें लिख दिया जाता है दोस्तों, लिखे रहते हैं को, चो, टो, तो और पु। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि उदित वर्ण कौन कौन से हैं, तो उदित वर्ण कौन कौन से हैं, को, चो, टो, तु, पु या क च ट त प। क्यों कि क वर्ग हमने नाम लिया तो उस पूरे वर्णों का बोध हो गया। क वर्ग कहते हैं हमारे दिमाग में क्या क्या आ गए, क ख ग घ अंग। और आप अंगुलियों के हिसाब से भी याद रखिए, 5 अंगुलियां होती हैं, तो पहला हो गया का, फिर खा, फिर ग, फिर ग, फिर घा और फिर अंगा। इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, जो उदित वर्ण होते हैं पूरे वर्गों को समाहित किए होते हैं। ये तो होगा आपका नामकरण, ये हो गया क्या, उदित वर्ण। अब इसके बाद आपसे पूछा लिया जाए, जैसे हम लोग संधि पढ़ते हैं, आपने सुना होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो पहला वर्ग कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। तो अब जो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से हम डिवाइड कर देते हैं, एक ये और ये। तो अब यहां पर देखिए कितने हो गए आपका, ये पहली लाइन हो गई। चलिए हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ये आप लोग लिख लिए होंगे कि को, चो, टो, तु, पु को क्या कहते हैं, उदित वर्ण कहते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये हमने लिखा। अब यहां पर गौर कीजिए, पहला है ना, तो ये कहलाएगा आपका पहला वर्ण। जो हमसे हमने कहा ना, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता। ये आपका होगा पहला वर्ण, ये हो जाएगा आपका दूसरा वर्ण, ये आपका हो जाएगा क्या, तीसरा वर्ण, ये हो जाएगा आपका चौथा वर्ण, ये हो जाएगा आपका पांचवा वर्ण। क्लियर, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई आपके।
तो आप याद कैसे करेंगे? आप पहला वर्ण आपको याद करना है, तो हो सकता है आपको कठिनाई लगे, तो याद कैसे कर लेंगे? पहले वर्ण को याद करने के लिए दोस्तों प्रत्येक वर्ग का जब पहला वर्ण होता है उसको याद करने के लिए आप लिख लीजिए, लिखिए लास्ट में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, हम यहां पर लिख रहे हैं पहला वर्ण। पहला वर्ण आपका याद करना सिंपल से हो जाएगा क च ट त प। तो आप क्या याद कर लेंगे दोस्तों? कचट तप। क्या याद कर लेंगे? कचट तप। जैसे ही आपने कचट तप याद किया तो आपके पहले वर्ण कंप्लीट हो गए। तो पहला वर्ण क्या हो जाता है? पहले वर्ण को हम कहते हैं कचट तप। अब जो काम का होता है वो होता है दोस्तों तीसरा वर्ण। तो तीसरा वर्ण आपको याद करना है, तीसरा ये लिखा हुआ है, तो तीसरा याद करना है दोस्तों। तो तीसरे वर्ण को क्या लिखेंगे? यहां हम लिख रहे हैं तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का क्या हो गया? तीसरा वर्ण। जब तीसरे वर्णों को याद करना है तो क्रम से देखिए, पहले हम लिख रहे हैं गा और क्या है जा, फिर डा और फिर दा और उसके लास्ट में ब। अब सबको एक साथ उच्चारण करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? गजट दब। तो आप हमेशा याद रखिए पहला वर्ण होता है कचट तप, तीसरा वर्ण होता है कौन सा? गजट दब। कौन सा होता है दोस्तों? गजट दब होता है। इसके बाद लास्ट में आपका आता है पांचवा वर्ण जो काम का रहता है। तो पांचवा वर्ण आपको याद रखना है, तो आप कैसे याद रखेंगे? तो पांचवें वर्ण के लिए दोस्तों ये हो गया पांचवा। तो पांचवा वर्ण याद करना बहुत ही आसान है। अंग इय ण न म। पांचवा वर्ण आपके कौन से हो गए? अंग इय ण न म। ये आपके हो गए पांचवें वर्ण। अब चूंकि पांचवें नंबर पर स्थित है दोस्तों, इस कारण से इन्हें हम क्या और एक नाम देते हैं, वो नाम क्या देते हैं? वो देते हैं दोस्तों पंचमाक्षर। आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ लिए जाएं कि निम्न में से कौन से पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पांचवें नंबर के वर्ण है। कितने नंबर के? पांचवें नंबर के वर्ण है, इस कारण से हम इन्हें कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर वर्ण कौन कौन से हो जाते हैं? तो क्रम से अंगा इय ण न म। क्लियर? कौन कौन से हुए? अंगा इय ण न म। ये आपके हो गए पंचमाक्षर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है और इसी से आपको व्यंजन संधि में भी सहायता मिलेगी। ठीक, अपना ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन से? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन जब पढ़ना है दोस्तों, चलिए हेडिंग डालिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने। पहली चीज तो हमने देख लिया है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या दोस्तों 4 होती। कौन कौन से हैं? ये हैं आपके य, र, ला और वा। और अंतस्थ व्यंजन याद रखिए दोस्तों, इन्हें कहा जाता है कि जो अंतस्थ व्यंजन है ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। किसके मध्य स्थित होते हैं? स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित। और जब इनका उच्चारण करते हैं तो आप एक बात याद रखिएगा, वायु घुमड़ कर बाहर निकलती है। पूछ लिया जाए किन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से घुमड़ कर बाहर निकल, घुमड़ कर मतलब इस तरीके से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। यहां पर जो एक प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें से दोस्तों या और वा कौन कौन से? या यति और वा वकील को अर्ध स्वर कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाए कि या अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो अर्ध स्वर कौन से होते हैं? या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक, कुछ बुकों में दोस्तों आपको पूरे या अलावा सभी को अर्ध स्वर कह दिया जाता है, परंतु यदि विकल्प में या है अथवा वा है तब सबसे उचित आंसर यही दोनों होते हैं। कौन कौन से? या और वा। तो आप क्लियर रख लिए तो अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अर्ध स्वर या और वा होते हैं। ठीक, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? कौन से व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन दोस्तों स्वर और व्यंजन वर्णों के मध्य स्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं या, रा, ला और वा। क्लियर? आपसे पूछ लिया जाए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या होती है? 4 होती है। ठीक, अब चलिए अपन अगले में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद क्या होता है? ऊष्मीय व्यंजन हमने लिखा। तो तीसरा प्रकार अपना कौन सा है? ऊष्मीय व्यंजन।
अब चूंकि दोस्तों इनको बोलने में हमें संघर्ष करना पड़ता है, इस कारण से हम इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब जब इनका उच्चारण करते हैं बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इस कारण से दोस्तों जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है। वायु कहां से कैसे निकलती है? वायु मुख से घर्षण के साथ। आप याद रख लीजिए क्या होगा? वायु मुख से घर्षण के साथ बाहर निकलती है। उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन में क्या होता है दोस्तों? वायु जो है तो मुख से घर्षण के साथ बाहर निकलती है। इनकी संख्या कितनी हमने देख लिया है, कौन कौन से हैं? सा और हा। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान देना इनकी संख्याओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन ने आखिरी लिखा है कौन सा? आखिरी कौन सा लिखा? संयुक्त व्यंजन। जो चौथा प्रकार है उसको लिखिए संयुक्त। और इससे आपके प्रश्न हमेशा आते हैं हर एग्जाम में दोस्तों, हर शिफ्ट में इसका एक क्वेश्चन आपका अवश्य आएगा। कोई भी पेपर उठा लिए, संयुक्त व्यंजन का कोई ना कोई प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है। तो कौन कौन से होते हैं यहां पर हम देखते हैं। एक से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है दोस्तों, यहां पर अब देखिए, वहां पर हमने क्रम से लिख दिया था कि आपके संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है दोस्तों। एक होता है आपका छा छत्री, दूसरा होता है आपका त्रा त्रिशूल, तीसरा होता है ज्या। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम ज्ञानी को ज्ञा को ज्या क्यों बोल रहे हैं, परंतु दोस्तों वास्तव यदि देखा जाए हकीकत में तो इस ज्ञा का उच्चारण ज्या होता है। क्या होता है? ज्या, लेकिन हम लोग इसको ज्ञा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब ये से पूछा प्रश्न ऐसे जाता है कि ये जो छा है इसमें स्वर रहित वर्ण कौन सा है, स्वर सहित वर्ण कौन सा है, किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। जब भी ऐसा पूछा जाए तो आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश में हम क्या जानते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? इसकी स्पेलिंग होती है KSHA, यही होती है दोस्तों, KSHA। इसके बाद त्रा की क्या होती है? TRA। ज्ञा की क्या होती है? JYA। स्रा की क्या होती है? SHRA। जब इंग्लिश स्पेलिंग हमने लिख ली दोस्तों तो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए अंग्रेजी में जो आधे वर्ण होते हैं उसके साथ ए नहीं लिखा जाता। जब भी हम मान लीजिए का की स्पेलिंग लिखेंगे तो क्या लिखते हैं इंग्लिश में? के और ए लिखते हैं। बड़ा का होगा फिर भी के ए लिखेंगे, लेकिन जब आधा का होगा दोस्तों तो हम क्या लिखते हैं? केवल के लिखते हैं। इसलिए यहां इस के का मतलब क्या हो गया? आधा का। और SHA का मतलब होता है, दो मीनिंग होती है, या तो होगा सा शक्कर वाला सा या सा षटकोण वाला। परंतु जब हम इसको देखते देखते ना बीच से फटा हुआ सा निकल रहा है तो यहां पर हम भी फटा वाला सा ही बना दिए। तो यहां क्या बना दोस्तों? छा छत्री किसका किसके मेल से बना है? छा आपका बना है क और षटकोण के मेल से बना। अब कैसे प्रश्न आएगा आपसे? पहला तो प्रश्न ही बन गया कि छा किन वर्णों के मेल से बनता है। तो छा किन वर्णों के मेल से बनता है? क और श के मेल से बनता है। अब अगला क्वेश्चन, छा में पूछ लिया जाएगा स्वर रहित वर्ण कौन सा है। छा क्षत्रिय में स्वर रहित वर्ण कौन सा? इसीलिए दोस्तों हमने शुरू में देखा था व्यंजन वर्णों को हम दो तरीके से लिखते हैं, पहला लिखते हैं स्वर के साथ और दूसरा लिखते हैं स्वर के बिना। जब हम स्वर के बिना अर्थात स्वर रहित की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है वर्ण के नीचे क्या लगा होगा? हलंत लगा होगा। तो आप खुद बताइए छा में स्वर रहित वर्ण कौन सा है? तो आंसर आपका क्या आएगा? स्वर रहित वर्ण बोलेंगे तो का। फिर पूछा जाए कि छा में स्वर सहित वर्ण कौन सा है? जब भी स्वर सहित वर्ण पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? आपका आंसर निकल कर आएगा षटकोण। ठीक, तो इस प्रकार से आपसे पूरे में प्रश्न बनेंगे। अब त्रा किससे मिलकर बना है? आप देखेंगे टी, टी का मतलब होता है ता, टा भी होता है और ता भी होता है। तो यहां पर आप क्या करें, चूंकि टा में हमेशा याद रखें टा में खड़ी पाई नहीं होती, केवल छोटी सी पाई होती है। और चूंकि इसमें पूरी की पूरी पाई लगी है तो पूरी पाई वाला क्या होता है? टा होता है कि ता होता है? तो ता होता है, तो ता लिख लिया हमने। और आर का मतलब होता है रा, तो ता और रा मिलकर क्या बनता है? त्रा। अब यहां पर आपका प्रश्न वैसे ही बनेगा। और एक बात आप मेंशन करके यहां पर एक बॉक्स बना के लिख लीजिए कि
ता आधा हो या रा पूरा हो तब त्रा बनेगा। और हमेशा याद रखिएगा जिस रूप में बाद वाला वर्ण होता है जो ये वर्ण बनेंगे उसी रूप में बनेंगे। मान लीजिए अब ऐसा लिखा रहे ता आधा है और रा आधा है, तब त्रा कौन सा बनेगा? तब आधा त्रा ही बनेगा। ता आधा है और रा में बड़ी ई की मात्रा लगी, तब क्या बनेगा? तब दोस्तों बनेगा त्रि। मतलब ये संयुक्त व्यंजन जिन भी वर्णों से मिलकर बने होते हैं उनमें जो स्वर सहित वर्ण होता है उस पर जिस भी स्वर की मात्रा लगी होती है संयुक्त व्यंजन उसी प्रकार के बनते हैं। ठीक, अब लिखा है ज्ञा। ज्ञा का पूछा जाता है, हम लोग हमेशा गलती कर देते हैं, हम लोग लगा देते गा प्लस इया, परंतु ज्ञा का मतलब क्या होता है? जा प्लस इया। ये आप स्टार बनाकर ध्यान रखिएगा। ज्ञा किससे मिलकर बना होता है? ज्ञा मिलकर बनता है जा और इया से मिलकर बनता। इसके बाद स्रा लिखा, तो स्रा में कैसा है दोस्तों? स्रा आपका बना हुआ है सा और रा के मेल से। किसके मेल से बनता है? सा और रा। और यहां पर एक बात और देख लिए होंगे कि जब भी रा किसके साथ आएगा? रा यदि सा के साथ आता है तो कौन सा रूप धारण करता है? ये रूप धारण करता है। ठीक, हम लोग एक क्लास में डिस्कस करेंगे रा के विभिन्न रूपों और उनके उसके प्रयोग के आधार पर, और उसके साथ ही उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। तो ठीक दोस्तों, ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। अब आप हमेशा याद रखिएगा कि छा किससे मिलकर बनता है? क और शा से त्रा, ता और रा से मिलकर बनता है ज्ञा, जा और इया से मिलकर बनता है सरा, सा और रा से मिलकर बनता है। ठीक, इसके साथ ही आप नोट बनाकर एक पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट क्या लिख लें दोस्तों? पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि जब भी आपसे पूछा जा सकता है कि शब्दकोश में ये जो छा है शब्दकोश में इस छा का स्थान किसके बाद होगा, तो हमेशा याद रखिएगा जो संयुक्त व्यंजन होते हैं सदैव शब्दकोश में स्वर रहित वर्ण के बाद आते हैं। तो पॉइंट नोट बना के लिख लीजिए, संयुक्त व्यंजनों का स्थान शब्दकोश में, संयुक्त व्यंजनों का स्थान शब्दकोश में, संयुक्त व्यंजन शब्दकोश स्वर रहित वर्ण, बस इतना आपको याद रखना, स्वर रहित वर्ण के बाद। ठीक, तो आप लिख लिए या होगा आप लोगों ने कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन का स्थान शब्दकोश में सदैव स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है। मतलब आपको डिक्शनरी में यदि त्रा त्रिशूल ढूंढना है तो आपको ता के बाद ढूंढना होगा। यदि आपको छा छत्रे ढूंढना है डिक्शनरी में तो आपको का के बाद जाना हो, का के बाद ही आपको क्या मिलेगा? छा मिलेगा, उसके बाद आपको खा मिलेगा। क्लियर? तो इस प्रकार ये वाला यहां तक समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों व्यंजन वर्णों के अन्य प्रकार पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसमें चलिए अभी हम हटा देते हैं। अब हेडिंग डालिए व्यंजन वर्णों के अन्य प्रकार। इसमें संक्षिप्त है, छोटा सा ही है, लिखिए व्यंजन वर्णों के अन्य प्रकार। इसमें आप ऐसे सेंटर में लिख लीजिए और हम लोग आगे बना लेते हैं। ठीक, पहला हमें लिखना है दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है? तो इसमें आप लिख लीजिए क्या? चा वर्ग। चा वर्ग, और चा वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है चा, छ, ज, झा और इया। ठीक, तो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाते हैं? च, छ, ज, झा और इया। इसके बाद दूसरा लिखना है दोस्तों लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। इसमें पूछ लिया जाता है लुंठित और निम्न में से कौन सा व्यंजन लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। अधिकांशतः प्रकंपित व्यंजन ही पूछा जाता है। प्रकंपित का मतलब होता है जीभ हवा में लहराती रहे, मतलब जीभ ऐसे ऐसे होती रहेगी। तो कौन सा वर्ण का उच्चारण करते हैं? तो जब भी आप रा का उच्चारण करते हैं दोस्तों तो जीभ ऐसी बनती है। तो कौन सा होता है? आपसे पूछ लिया लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो केवल आपको याद रखना है रा। रा किस प्रकार का व्यंजन है? ला लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन है।
इसके बाद तीसरा पूछा जाता है दोस्तों कौन सा, निम्न में से कौन सा, आप क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे बैक ईयर्स के तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे कि पार्श्विक व्यंजन क्या है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन होता है आपका ल। यहां पर एक पॉइंट जरूर लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे हम लोग ये लिखेंगे, लिखिए पार्श्विक का अर्थ, पहला पॉइंट पार्श्विक का अर्थ। तो पार्श्विक का अर्थ होता है दोस्तों अगल बगल। क्या होता है, अगल बगल, और वो वर्ण कौन सा, वो वर्ण आपका ला। मतलब जब भी आप इसका उच्चारण करेंगे वायु सदैव आपके इन दो किनारों से निकलेगी, अर्थात मुख के अगल बगल, जीभ के अगल बगल से, पार के मतलब पार्श्व भाग से निकलती। पार्श्विक मतलब होता है अगल बगल। जब भी वायु जीभ के पार्श्विक भागों को स्पर्श करते हुए निकलेगी तो उन व्यंजनों को हम कहते हैं दोस्तों पार्श्विक व्यंजन। अगला होता है आपका अंतःमुखी। अंतःमुखी या इसे को कहते हैं दोस्तों, अंतःमुखी को ही क्या कहते हैं, अंतःमुखी के आपको कहते हैं काकल। काकल मतलब कंठ के नीचे से जो वर्ण निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतःमुखी व्यंजन या काकल व्यंजन। और ये होता है आपका हा। ये कौन सा है दोस्तों, हा। अंतःमुखी या काकल व्यंजन किसे कहा जाता है, हा को कहा जाता है। इसके बाद दो और बचते हैं, एक बचता है आपका नासिक। पूछ लिया जाए नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों जो पंचमाक्षर होते हैं, अंगा इया ड़ा ना मा, अंगा इया ड़ा ना मा, ये आपके होते हैं कौन से, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं क्या, पंचमाक्षर। क्या कहते हैं दोस्तों, पंचमाक्षर कहते हैं, जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में हमने पढ़ लिया है कि पंचमाक्षर कौन होते हैं। इसके बाद ये अन्य प्रकार होगा, एक प्रकार और लिखना है दोस्तों, तो वो प्रकार हम लिख रहे हैं, अलग से लिख दे रहे हैं, वो प्रकार है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, फेंका हुआ, अर्थात जिनके उच्चारण में जिह्वा क्या होती है, बस इतना आप रखिएगा याद, जिह्वा मूर्धा से झटके के साथ नीचे की ओर आती है। जिह्वा मूर्धा से झटके के साथ, जैसे आप बोलेंगे कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके दो, कौन कौन से, एक ये है और एक ये। अब देखिए हम दोनों लिख रहे हैं, आप बोल के खुद देखिएगा। जैसे हमने लिखा दोस्तों लड़ाई, तो आप यहां पर थोड़ा सा रुकिएगा, स्टॉप लीजिएगा, लड़ाई। तो जब आप लड़ाई बोलेंगे ना तो जीभ जो होगी ऊपर टकरा के झटके के साथ नीचे आएगी। तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाए इसका अर्थ, उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ, तो उत्क्षिप्त का अर्थ याद रखिएगा क्या होता है, फेंका हुआ। मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मूर्धा से झटके के साथ ऐसे आएगी, नीचे की ओर आती है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपके हो गए व्यंजन के प्रकार। अब हम लोगों को थोड़ा सा देखना है, एक आखिरी चीजें हैं, दो बातें एक देखनी है महत्वपूर्ण। ये दे ध्वनियों का वर्गीकरण। स्वर और व्यंजन ध्वनियां जो होती हैं उनको दो आधार पर और बांटा जाता है। एक बांटा जाता है घोष के आधार पर, दूसरा प्राणवायु के आधार पर। तो अब आप लिख लीजिए ध्वनियों कौन से, स्वर, ये लिख लीजिए स्वर और व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण को दोस्तों हम दो आधार पर करते हैं। ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिए जिससे याद करने में आसानी हो। क्या करते हैं हम, स्वर और व्यंजन ध्वनियों को हम दो आधार और होते हैं जिनके आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। पहला आपका होता है दोस्तों घोष के आधार पर। किसके आधार पर, घोष के आधार पर। एक आधार ये होता है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि घोष के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, तो घोष के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, जैसा कि इसमें नाम में लिखा है दोस्तों, घोष के नाम में क्या लिखा है, दो वर्ण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए घोष के आधार पर ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, तो घोष के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, यहां लिख ले रहे हैं हम दो प्रकार। ध्वनि के
दो प्रकार। ठीक, अब अगला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि घोष का अर्थ क्या होता है। तो लिखिए दोस्तों, घोष का अर्थ पूछा गया है। घोष का अर्थ, घोष शब्द का अर्थ लिख लीजिए। घोष शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कंपन, या इसी को क्या कहते हैं, झंकृत, या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, नाद। ये आपका जो झंकृत लिखा है ये पिछली बार पूछा गया था, किन वर्णों के उच्चारण में झंकृत उत्पन्न होती है, या घोष का अर्थ क्या होता है। तो घोष शब्द का अर्थ होता है कंपन, झंकृत या नाद। इसी आधार पर दोस्तों अब ये कंपन होगा कहां, तो जब भी कंपन होता है कहां होता है, स्वर तंत्रियों में। कहां होगा ये, स्वर तंत्रियों में। तो इसके जो इसको परिभाषा लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है वो कहलाते हैं घोष। क्या कहलाते हैं, घोष। अब हमने प्रकार लिखा है दोस्तों, तो घोष के आधार पर वर्ण के दो प्रकार, ध्वनि के दो प्रकार। एक होता है अघोष, इसे हम क्या कहते हैं, अघोष ध्वनियां। और दूसरा होता है आपका दोस्तों सघोष ध्वनियां। कितने प्रकार की होती हैं, एक होती है अघोष और दूसरी होती है आपकी सघोष ध्वनि। हमने पहले भी अध्ययन किया, किसी भी शब्द के प्रारंभ में यदि आपको छोटा दिख जाए उसका मतलब होता है नहीं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन ना हो, क्या हो, नाद उत्पन्न ना हो, उन्हें हम कहते हैं अघोष। इनमें क्या होगा, इनमें केवल ये लिख लीजिए कंपन नहीं, ठीक। और इसमें क्या होता है, इनमें कंपन सहित, अर्थात जब इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे आप तो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। अब ये कौन कौन से होते हैं, याद करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका कैसा, अब हमारे हाथों में 5 उंगलियां, कितनी उंगलियां दोस्तों, 5 उंगलियां। तो पहले और दूसरे उंगली क्या होंगी, अघोष, क्या होंगे, अघोष। और तीसरे, चौथी और पांचवी उंगली क्या होती हैं, सघोष होती हैं। तो हमने कहा पहला वर्ण दूसरा वर्ण, अब देखिए हमने क्या कहा, पहला वर्ण दूसरा वर्ण तीसरा चौथा और ये पांचवा वर्ण हुआ। तो जब हमने 5 वर्ण गिन लिए तो पहला और दूसरा वर्ण सदैव सदैव क्या होता है, अघोष होता है, और तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष। जैसे आप बोल के देखिए, क मैं आपको कंपनी, यहां उंगली हाथ रखिएगा आपको समझ में आएगा, क ख ग। जब भी आप गा बोलेंगे तो आपको यहां पर ज्यादा जो घ अंग, आप बोल के देखिएगा, क ख ग घ अंग, तो आपकी आवाज में भी जोर आ जाता है। तो जब जोर आ जाए तो ध्वनि क्या हो जाती है, ध्वनि हो जाती है सघोष। तो यहां पर कौन कौन सा है आपका, पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आपके क्या हो गए दोस्तों, वो हो गए आपके अघोष। और इधर कौन से आ गए आपके, तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण। अब जिसके साथ दोस्तों पांचवा वर्ण होगा उसके साथ उसके आगे वाले वर्ण होंगे, क्या होंगे, पांचवा वर्ण क्या होगा, आखिरी वाला। जिस भी क्रम के, जिस भी ध्वनि के प्रकार के अंतर्गत आखिरी वाला वर्ण आएगा स्पर्शी व्यंजन का, उसी के आगे वाले उसी के अंतर्गत शामिल होंगे। अब इसका पांचवा वर्ण आखिरी क्या होगा, मतलब मां हो गया। तो मां के साथ कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये आपके इसी में शामिल हो जाएंगे। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। अब एक और होता है दोस्तों जो यहां पर शामिल हो जाता है, वो अलग सा वर्ण है, कौन सा, हा। ये क्लियर हो गया आपका। अब इधर कौन कौन से आएंगे, बच रहे हैं, या, रा, ला, वा के बाद कौन से आते हैं, सा और सा। और ये जो वर्गीकरण है दोस्तों का से लेके हा तक के वर्णों का होता है। कहां तक का होता है, ये ध्वनियों का जो स्वर और व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण यदि घोष या एक और आधार है उस पे होता है, तब वो किसके आधार पर होता है दोस्तों, वह केवल कहां तक का होता है, आ से लेके हा तक का होता है। ये वर्गीकरण कहां से कहां तक का है, ये वर्गीकरण आपका आ से लेके हा तक के वर्णों का है। क्लियर। तो अब इसके साथ और कौन से आ जाते हैं, जिनके साथ यार अलावा है उनके साथ आप स्वर भी शामिल कर लेते हैं, ठीक। अब आखिरी पॉइंट इसका बचता है, आपसे पूछ लिया जाएगा इनकी संख्या। क्या पूछ लिया जाएगा, संख्या। तो अब यहां पर आप काउंट करिए कितनी संख्या हो जाएगी, पहला और दूसरा वर्ण। पहले वर्ण में कौन आ जाएगा, कचट तप क च ट ता पा। फिर दूसरे में
कौन कौन से आ जाएगा, घ आ जाएगा पहले का, दूसरे का छा आ जाएगा, तीसरे का ठा आ जाएगा, ऐसे कर करके कितने हो गए 5, 5, 10, 11, 12, 13। तो इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों 13 हो गई। क्लियर होगा, पहला और दूसरा वर्ण पूरे कचट तब, फिर ख ये वाली लाइन पूरी आ जाएगी, फिर ये 3 हो गए। अब इधर देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 5, 5, 10, 5, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और स्वर कितने हैं 11। तो 20 और 11 कितने हो गए 31। इस प्रकार से ये दोनों मिला के आपके टोटल हो गए दोस्तों, ये कितने हो गए टोटल 44। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका घोष के आधार पर किसका, ध्वनि स्वर और व्यंजन वर्णों का विभाजन। अब इसके बाद दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा विभाजन हम करते हैं प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु या इसी को कहते हैं हम श्वास वायु। प्राण वायु या श्वास वायु के आधार पर, जैसे दोस्तों उसमें 2 प्रकार का अध्ययन किया हम लोगों ने, वैसे ही इसमें भी हम लोग 2 प्रकार का अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार का अध्ययन करेंगे, 2 प्रकार का अध्ययन करेंगे। इसमें होता है दोस्तों, या तो पहले पॉइंट तो आप लिख लीजिए प्रकार, प्राण वायु के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। कैसे दोस्तों, या तो सांसें तेज चलेंगी या सांसें स्लो चलेंगी, रुक जाएंगी तो काम ही खत्म। 2 ही वे हो सकते हैं, क्या चले, सांस तेज चले या सांस कम चले। जब तेज चलेगी तो उसे कहेंगे महाप्राण, जब आराम से चलेगी तो उसे कहेंगे अल्प प्राण। तो पहला प्रकार आपका क्या हो जाएगा, एक होते हैं अल्प प्राण ध्वनियां और दूसरी होती हैं आपकी महाप्राण। दूसरी कौन सी होती हैं दोस्तों, दूसरी आपकी होती हैं महाप्राण ध्वनियां। चलिए इसे थोड़ा मिटा देते हैं। दूसरी आपकी ध्वनि हो गई महाप्राण, एक होती अल्प प्राण और दूसरी होती है महाप्राण ध्वनियां। तो अब देखिए, अल्प प्राण मतलब वायु अल्प मात्रा में बाहर निकलती है और महाप्राण मतलब वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है। अब केवल आपको यह ध्यान देना कौन कौन से होते हैं। हमने वही हाथों पे अपनी हथेलियों पे जाना है, उंगलियों को काउंट करना, इधर से काउंट करें या इधर से, इधर वाली भी छोटी है और इधर वाली भी छोटी है। तो आप इधर से भी काउंट करेंगे तो पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। मतलब पहली उंगली, तीसरी उंगली और 5वीं उंगली, अर्थात आपका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। कौन कौन सा, पहला, तीसरा और 5वां। बच कौन सी उंगली नहीं थी, दूसरी और चौथी। तो दूसरी और चौथी उंगली क्या हो जाएंगी आपके महाप्राण, दूसरा और चौथा वर्ण। और हमने अभी डिस्कस किया दोस्तों, क्या डिस्कस किया है कि जिसके साथ 5 आता है उसी के साथ आगे के वर्ण आ जाते हैं। तो आगे के वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, या, रा, ला और वा। यहां पर हा अपना साथ देता है, ठीक है। तो यहां कौन कौन से आ जाएंगे, तीनों सा और हा। अब हमने क्या कहा, स्वर किसके साथ, जिसके साथ वाह होता है दोस्तों उसी के साथ स्वर जाता है, जिसके साथ वाह होता है उसी के साथ स्वर जाता है। तो इस प्रकार से अल्प प्राणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 × 15, 4 19 और 11 30। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आप लिख लें दोस्तों, संख्या इक्वल टू 30 और उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 14। ये आपका क्लियर होगा। अब देखिए, एक तो आपके सीधे पूछा निम्न में से कौन सी अघोष ध्वनियां है, कौन सी सघोष ध्वनियां है, कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण। ये आपके साधारण से हो गए प्रश्न। अब जब थोड़ी कठिन करना होता है दोस्तों, तो आप यहां पर थोड़ा मैथमेटिकल्स रूल्स हम अपनाते हैं। ठीक, मैथमेटिकल्स रूल अपनाने के लिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। 4 बन सकते हैं। हमने क्या क्या लिखा, पहला तो लिखा देखिए अघोष, है ना, दूसरा हमने लिखा सघोष, तीसरी बात लिखी हमने अल्प प्राण और चौथा लिखा हमने महाप्राण। ठीक दोस्तों, जब हमने ये लिखा तो यहां पर देखिएगा अघोष कौन कौन से, पहला और दूसरा था। सघोष कौन कौन सा था, तीसरा, चौथा, 5वां। इसी के साथ आपके आ गए थे या, रा, ला, वा और हा। इसमें कौन से आ गए थे आपके, तीनों सा आ गया था और इसी के साथ आ गए थे आपके स्वर। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में क्या आ गया था आपका, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। इसी के साथ आ गए थे या, रा, ला, वा और स्वर। इसमें आप क्या गए थे, दूसरा, चौथा वर्ण और क्या आ गया था, तीनों सा और हा आ गया।
अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है इनका ग्रुपिंग करके, एक ग्रुप बना दिया गया अल्प प्राण अघोष। निम्न में से कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण अघोष हैं? तो हम यहां पर ए और ए करके लिख दे रहे हैं। अल्प प्राण अघोष के अंतर्गत आपके कौन कौन सी आएंगी? कौन कौन सी आएंगे? जो दोनों में कॉमन होंगी, अर्थात जब इसकी बात करें तो एक ये है और एक ये है, इसके अलावा कोई कॉमन आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। अर्थात अल्प प्राण अघोष ध्वनि कौन सी होगी? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा दोस्तों? अल्प प्राण अघोष होगा। ये आप लिख लीजिएगा, ये आपका हो गया पहला फैक्ट। ठीक, अब दूसरा फैक्ट, दूसरा क्या बन सकता है? अघोष महाप्राण, मतलब हम यहीं पर लिख दे रहे हैं ए एम, लिख लीजिएगा अघोष प्लस महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी हैं। फिर जो प्रश्न आया हुआ उस पर हम थोड़ा सा एक प्रश्न यहां देख लेंगे। अघोष महाप्राण देखा जाए तो कौन कौन सा आपका मिलेगा? 2 और 2, कौन सा हो गया? दूसरा वर्ण। और कोई मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहे हैं, ये तीनों सा मिल रहे हैं। तो दूसरा वर्ण सा और सा। जब भी आपसे पूछ लिया जाए अघोष महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हो जाएंगे? दूसरा वर्ण हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का और तीनों सा हो जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों अब तीसरा ग्रुपिंग करते हैं। तीसरा ग्रुपिंग सघोष और अल्प प्राण हो सकता है, मतलब एस और ए, सघोष प्लस अल्प प्राण। जब आपकी ये ग्रुपिंग होगी दोस्तों तो क्या क्या आएगा कॉमन? देखिए तीसरा तीसरा, पांचवा पांचवा, तो तीसरा और पांचवा वर्ण। और क्या बन रहा है इसके अलावा? आपके या रा ला वा, या रा ला वा और स्वर कौन कौन से आ गए? या रा ला वा और स्वर, ये आपकी ग्रुपिंग बन गई। अब इसके बाद आखिरी क्या बन सकता है? सघोष और महाप्राण। तो आखिरी ग्रुप लिख लीजिए सघोष महाप्राण, मतलब एस और एम। इसमें आपके कौन कौन से आ जा रहे हैं? देखिए जल्दी से देखिएगा इसमें कौन कौन से आ रहे हैं। इसको और इसको देखने कॉमन क्या बढ़ रहा है? एक ये 4 और एक ये 4, और कुछ पढ़ रहा है क्या? और एक हा, मतलब चौथा वर्ण और हा जो होगा वो आपके कहलाएंगे, कौन कहलाएंगे? सघोष और महाप्राण। ठीक, अब देखिए इसका जल्दी से क्वेश्चन देख ले रहे हैं, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं? विराम देते हैं। ठीक, तो चलिए आखिरी है, आखिरी हम लोग चालू करते हैं जल्दी से। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, एक विकल्प दिया है। विकल्प क्या दिया? ए में दिया है आपका का और चा, बी में आपके लिखा है, क्या लिखा है? गा लिखा है, और आपका लिखा हुआ है क्या? का। सी में आपका लिखा है चा लिखा है और उसके साथ लिखा है या। और डी में आपका लिख दिया है दोस्तों, क्या लिख दिया है? मान लीजिए गा लिखा है और या लिख दिया है। ठीक, अब आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा वर्ण समूह अल्प प्राण अघोष है? क्या पूछा जाएगा? निम्न में से कौन से विकल्प में कौन सा समूह कौन सा है? अल्प प्राण अघोष है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा दोस्तों? आपका निकल कर आएगा ये, क्योंकि इस समूह के अंतर्गत क्या? प्रत्येक का पहला वर्ण, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग अभ्यास करिएगा। इस प्रकार से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है व्यंजन वर्णों के। अब हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे किसके बारे में? कि कौन से वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, किसकी मात्रा क्या होती है, शब्दकोश में इसका स्थान क्या है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमें इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा और पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां पढ़ेंगे जिसको हम निरंतर इस कड़ी में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए एमपीडिया यूट्यूब चैनल की ओर से मैं आपका पुनः स्वागत करते हुए अब सबको नमस्कार करता हूं।